21 फरवरी के आसपास हमें 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन शुरू होने वाले हैं और वहीं पे अगर हम कैलकुलेशन करें तो हमें चीजें यह समझ में आती है कि हमारी बोर्ड एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन के लिए हमारे पास आखिर के कुछ 3 महीने के आसपास का समय क्या बकाया है। अब जर्नी के इतने नजदीक होने के बावजूद भी जब कभी भी हम हमारे चैनल पे वीडियोस पोस्ट करते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे डीएम चेक करते हैं, हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे डीएम चेक करते हैं, तो वहां पे हमें एक चीज जो होती है बहुत ज्यादा कॉमन देखने मिलती है, वह होता है हमारे 10th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट का मैसेज, जो कहीं ना कहीं हमें यह दर्शाता है कि सर मैंने चीजें पहले बहुत सारी पढ़ी हुई थी लेकिन अब चीजों को भूल चुका हूँ, चीजें पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन चीजें मुझे याद ही नहीं हो रही है। अलजेब्रा ज्योमेट्री के जो कंसेप्ट है मानो आते हुए भी मुझे नहीं आ रहा हो, लैंग्वेजेस की जो बात छोड़ दो वह तो बिल्कुल भी कतई समझ में नहीं आ रहा है। और ये चीज मुझे बहुत ज्यादा घबराहट महसूस करवा रही है कि कहीं मेरे जो रिजल्ट है वो रिजल्ट में मेरा जो परसेंटेज है या फिर जो मेरा स्कोर है वो इन सारी चीजों की वजह से वो कहीं कम ना हो। और ऐसे कई सारे मैसेजेस जो है हमें लगातार देखने मिल रहे हैं और उनका जो रिप्लाई हमारी टीम जो है लगातार देते हुए आ रही है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं उन्हीं स्टूडेंट्स के बारे में बात करने वाला हूं जहां पे मैं उनको यह बताने वाला हूं कि उनके आखिर के जो 3 महीने होने वाले उन 3 महीनों में उनका शेड्यूल क्या होना चाहिए, उनकी प्लानिंग क्या होनी चाहिए, उनकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए और हर एक चीज को किस तरीके से उन्हें कवर करना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बताने वाला हूं। तो मेरी आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटबुक और एक पेन लेकर क्या करें, सारी चीजों को नोट करें जो मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं, क्योंकि हमारी टीम कभी भी नहीं चाहेगी कि किसी भी वजह से आपका जो 10th स्टैंडर्ड का बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट है वो क्या कम हो या फिर गिरता हुआ आपको दिखाई दे। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जहां पे मैं कोई स्ट्रैटेजी या फिर मैं प्लान बताने वाला हूं उससे पहले मुझे कमेंट करके आप एक चीज बता दीजिए कि आपके 9th स्टैंडर्ड का परसेंटेज क्या था और आप 10th स्टैंडर्ड में कितना प्लान कर रहे हो स्कोर करने का, या फिर आपका एक्सपेक्टेड परसेंटेज कितना है जो आप स्कोर करना चाहते हो। अब इसे कमेंट करने के लिए जो वजह है वो क्या है, वो वजह यह है दोस्तों कि सबसे पहली चीज जब आप कमेंट करोगे तो आपको ये रियलाइजेशन होगा कि एक्चुअल में मुझे कितना परसेंटेज लाना है। ठीक है, उससे हमें चीजें यह समझ में आ जाएगी कि हमें उस पर्टिकुलर परसेंटेज के लिए क्या प्लानिंग करनी चाहिए, क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। क्योंकि अगर एक 90% वाला बंदा है तो उसके लिए जो स्ट्रैटेजी उसके लिए जो प्लानिंग होती है वो अलग होती है, और वहीं कोई बंदा है जो 70s के अराउंड या फिर 80s के अराउंड जाना चाहता है उसके लिए जो स्ट्रैटेजी और जो प्लानिंग होती है वो अलग होती है। अब दूसरा, मैंने 9th का परसेंटेज क्यों कमेंट करने के लिए बोला साथ में, मैंने इसलिए बोला क्योंकि जब आप 9th और 10th में आप कितना स्कोर करना चाहते हो, जब आप ये दोनों ही परसेंटेज क्या करते हो कमेंट करते हो तो आपको एक रियलाइजेशन होगा कि इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है, जिससे कहीं ना कहीं आपको चीजें यह समझ में आएंगी कि भैया मुझे मेरे 9th के कंपैरिजन में 10th स्टैंडर्ड में कितनी और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि जितना ज्यादा डिफरेंस रहेगा उतना ही ज्यादा आपको और भी ज्यादा मेहनत क्या करना पड़ेगा। दोस्तों तो कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे आपको कहीं ना कहीं एक रियलाइजेशन जरूर महसूस होगा कि मेरे आखिर के जो 3 महीने होने चाहिए वो किस तरीके से होनी चाहिए। अब चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हुए मैं एक एक करके यहाँ पे आपको चीजें बताता हूँ कि किस तरीके से चीजें कवर करनी चाहिए। अब ये जो आखिर के जो 3 महीने हैं उनको मैंने 3 फेजेस में डिवाइड किया, जिसको मैं फेज 1, फेज 2, फेज 3। और फेज 1 मेरा होने वाला है वो 45 डेज का होने वाला है, जहां पे मेरा जो टारगेट होता है वह ये होता है कि मेरे 10th स्टैंडर्ड के सिलेबस को मैं पूरी अच्छी तरीके से मैं कंप्लीट करूं। मैं फेज 2 की अगर मैं बात करूं, फेज 2 मेरा 30 डेज का होने वाला है, जहां पे मेरा टारगेट ये होता है कि मैं आपके रिवीजन करूं और रिवीजन के साथ में कई सारे जो पेपर सॉल्विंग है पेपर सॉल्विंग वाला काम करूं। और वहीं जो फेज 3 होने वाला है, फेज 3 में मेरा टारगेट ये होता है कि मैं ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दूं और ज्यादा से ज्यादा मैं पीवाईक्यू क्या करूं, मैं सॉल्व करूं, साथ ही साथ रिवीजन भी करूं। अब इन सभी चीजों को मैं डिटेल में मैं अब आगे समझाने वाला हूं, तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मुझे कमेंट करके ये भी बताओ कि आपको आपके 10th स्टैंडर्ड की बोर्ड एग्जामिनेशन में कौन सी ऐसी चीज है जो बहुत ज्यादा खल रही है, बहुत ज्यादा दिक्कत दे रही है पढ़ने में, तो हमें कमेंट करके बताएं, जिससे हमें एक आइडिया मिलेगा और हम आपकी और भी ज्यादा अच्छे तरीके से हेल्प कर पाए। अब सबसे पहली चीज हम बात करते हैं फेज 1 की। अब फेज 1 में मैंने बताया आपको कि मेरा पहला टारगेट होता है कि सिलेबस कंप्लीट करने की। तो यहां पे मेरी जो चीजें कुछ अलग होती है, मैं यहां पे आपको जो सिलेबस है वो आपको 3 पार्ट में मैं कवर करने के लिए बोलूंगा। जो सबसे पहला मेरा पार्ट होगा वो यह होगा कैटेगरी 1 जो होगा इनकम्प्लीट वाला, दूसरा जो कैटेगरी होगा मेरा वेरी इंपॉर्टेंट वाला, और जो तीसरा कैटेगरी होगा मेरा इंपॉर्टेंट चैप्टर्स वाला। अब ये सर मैं कैसे समझूं कि इंपॉर्टेंट कैटेगरी किसको डालनी चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट किसको डालनी चाहिए, इनकम्प्लीट किसको डालनी चाहिए। अब वेरी इंपॉर्टेंट वाला जो चैप्टर्स होता है वो यह वाला चैप्टर होता है जो आपका क्या हुआ पढ़ के हो गया है, साथ ही साथ उसका जो वेटेज है वो वेटेज आपकी बोर्ड एग्जामिनेशन में बहुत ज्यादा है, आपके पेपर में बहुत ज्यादा है, तो उस तरीके के चैप्टर्स को आपको पहले कर लेना चाहिए। अब कौन से सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर का कितना वेटेज, इसके बारे में ऑलरेडी प्रदीप सर ने आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाई हुई है, आप अगर अभी तक आपने चेक नहीं है तो जाके आप चेक कर लो। फिर दूसरा होना चाहिए आपके इंपॉर्टेंट चैप्टर्स का, और तीसरा जो होना चाहिए वो आपके इनकम्प्लीट चैप्टर्स का होना चाहिए। सर क्या मैं इन इनकम्प्लीट चैप्टर को जिनको मैंने हाथ ही नहीं लगाया, मैंने अभी तक पढ़ा ही नहीं, क्या मैं उनको छोड़ दूं? भैया हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, छोड़ना मत, हर एक चीज करके जाना, क्योंकि हमें स्कोर बहुत ज्यादा अच्छा करना है। तो अभी भी हमारे पास टाइम है। देखो
छोड़ने के लिए हम तब कहते हैं जब आपके पास टाइम नहीं होता। अभी भी हमारे पास 3 महीने के आसपास का समय है, हम इन चैप्टर्स को बहुत आराम से बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ऑलरेडी चैनल पे अगर मैं बात करूं तो आपके इजी ट्रिक टू लर्न की वीडियोस, शॉर्टकट ट्रिक्स की वीडियो, सारी चीजें वन शॉट वीडियोस प्लेस की हुई, तो उनकी मदद से आप इनकम्प्लीट चैप्टर्स भी आप बहुत अच्छी तरीके से और आराम तरीके से क्या कर सकते हो दोस्तों। तो ये मेरा पहला टारगेट है, फेज 1 में आपको यही करना है। हो सकता है कि फेज 1 कंप्लीट करने में आपको कुछ 45 डेज के बाद जाए, 50 डेज भी चले जाए, 55 डेज भी चले जाए, लेकिन आप ये टारगेट बना के रखो कि मैक्सिमम जो मुझे टाइम लगना चाहिए मेरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए, वो कितना टाइम होना चाहिए, वो मेरा 45 डेज का ही होना चाहिए। उससे ज्यादा टाइम मुझे लगना नहीं चाहिए मेरा सिलेबस कंप्लीट करने के लिए दोस्तों। अब चलिए आगे बात करते हैं। अब आगे जब मैं बात करने वाला हूं, मैं बात कर रहा हूं आपके दंगल बैच की। अगर आपको दिक्कत आ रही है, आपको चीजें समझ में नहीं आ रही, तो ऑलरेडी दंगल बैच जो है हमने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया है हमारे स्टूडेंट्स के लिए। जो अभी का जो बैच जो चल रहा है दंगल बैच, उसमें आपको प्री रिकॉर्डेड जो लेक्चर्स है आपके पिछले साल के दंगल बैच के जो स्टूडेंट्स रहे, जिनसे पढ़ के अच्छा खासा अपने परसेंटेज जो है बूस्ट किया अपने 10th की बोर्ड एग्जामिनेशन में, उसकी आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगे। और साथ ही साथ जो लाइव होगा वो लाइव आपके दिसंबर के मंथ से चालू होने वाला है। तो अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो आप वहां पे भी ज्वाइन कर सकते हो, अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट कर सकते हो, जहां पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीजें जरूरी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है, किन चीजों को आपको ध्यान रखना चाहिए, किन चीजों को नहीं ध्यान देना चाहिए, इन सारी चीजों के बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से कैटेगराइज करके हमने क्या बताया हुआ है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट फेज पे। अब जो नेक्स्ट फेज होने वाला है वो हमारा रिवीजन वाला फेज होने वाला है, मॉक टेस्ट वाला फेज होने वाला है। अब सबसे पहली चीज, अब रिवीजन को क्या करना है, रिवीजन के लिए मैं आपको देता हूं डे नाइट स्ट्रैटेजी। अब डे नाइट स्ट्रैटेजी मतलब क्या हो गया सर? डे नाइट स्ट्रैटेजी मतलब यह हो गया कि आपको क्या करना है, आपके जो मॉर्निंग का टाइम होगा, अब ये जो डे नाइट स्ट्रैटेजी होगा वो सुबह से चालू होगा और आफ्टरनून तक जाएगा, ठीक है। और वहीं पे अगर मैं बात करूं तो आपको क्या करना है, अब आपको आपका जो सब्जेक्ट जो थियरी सब्जेक्ट जो लर्निंग वाला पार्ट होता है वो आपको मॉर्निंग में करना चाहिए, और रिवीजन वाला भी जो थियरी का होगा वो मॉर्निंग में ही करना चाहिए। अब ये मॉर्निंग में करने के पीछे मेरा रीजन क्या है? रीजन ये है कि साइंटिफिकली ये प्रूवन है, जब हम मॉर्निंग में उठते हो तो आपका जो माइंड होता है बहुत ज्यादा फ्रेश होता है, आपके ऊपर किसी भी तरह का स्ट्रेस नहीं होता और आप बहुत ज्यादा क्या लाइट और बहुत ज्यादा हैप्पी फील करते हो। अब जब इस मूड के साथ आप कोई भी थियरी जो क्वेश्चंस है वो लर्न करने की कोशिश करते हो या फिर थ्योरी सिलेबस कवर करने की कोशिश करते हो, तो कंपैरेटिवली पूरे दिन के कंपैरिजन में आपको इस पर्टिकुलर टाइम में बहुत ज्यादा और बहुत अच्छी तरीके से लर्न होता है, वो चीजें आपको बहुत लंबे टाइम तक क्या होती है वो याद रहती है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि आपका जो थियरी वाला पार्ट है वो आप मॉर्निंग में करो, और वहीं अगर आपका जो प्रैक्टिकल वाला पार्ट हो गया यानी सॉल्विंग वाला पार्ट, जैसे हो गया अलजेब्रा हो गया, ज्योमेट्री हो गया, राइटिंग स्किल्स वाला पार्ट हो गया, जहां पे आपको लिखने की बहुत ज्यादा जरूरत है, वह चीज आप रात में करो। अब इसको रात में करने के लिए मैं क्यों कहता हूं? मैं इसलिए कहता हूं कि रात को सोते टाइम हो सकता है रात होती है सोने के लिए, ठीक है, तो वहां पे हमारी जो बॉडी होती है वो अडेप्टेड होती है कि वहां पे हमें सोना है, ठीक है, और हमें नींद बहुत ज्यादा सताती है। अगर इस पर्टिकुलर टाइम में अगर आप लिखते हो तो लिखने की वजह से आपको नींद जल्दी नहीं आएगी, आपका जो माइंड है वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहेगा और आप चीजों को क्या कवर करते जाओगे। जब सम सॉल्व करोगे तो आपका माइंड और भी ज्यादा एक्टिव होगा। तो इस वजह से इसको मैंने रात का समय क्या दिया हुआ है, जहां पे आपको जो प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है वो आपको रात में क्या करना चाहिए, और साथ ही साथ जो पेपर सॉल्विंग भी होगी वो आपको क्या करनी चाहिए, वो आपको नाइट में क्या करनी चाहिए, ठीक है। इसकी वजह से जो आपको नींद आ रही है वो नींद भी गायब हो जाएगी और अच्छा खासा टाइम आप क्या दे सकते हो। अब हमें कितना आर मॉर्निंग में देना चाहिए, कितना आर इवनिंग में देना चाहिए? तो मॉर्निंग की अगर मैं बात करूं 6 आवर्स का आपको टाइम देना चाहिए आपके इसमें, ठीक है। अब 6 आवर्स का टाइम अगर मैं बात करूं तो आप इसको अलग अलग पीरियड में डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। आप 1 आवर में भी डिवाइड कर सकते हो या फिर आप क्या कर सकते हो, आप इसको 1.5 आवर में भी क्या डिवाइड कर सकते हो। अब मैं जानता हूं कि किसी भी बंदे के लिए कि जो 1.5 लगातार बैठना पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम थोड़ा सा ब्रेक डाउन करेंगे। अब इसको ब्रेक डाउन कैसे करेंगे? जब कभी भी आप कोई भी चीज पढ़ रहे हो तो सबसे पहले चीज पढ़ते टाइम आपको एक पानी का जो बॉटल होता है यानी जो वाटर बॉटल होता है वो आपको साथ में लेके बैठना है। दूसरी चीज आपको लेके बैठनी चाहिए वो यह होता है कि आपका जो, जैसे अगर मैं 1 घंटे की बात करता हूँ, 1 घंटे में अगर 45 मिनट्स आप बैठ रहे हो तो 45 मिनट्स आप जब ले रहे हो तो आप 45 मिनट्स में आप पढ़ने का काम करोगे। फिर उसके बाद जो आपका 15 मिनट्स का आप ब्रेक लोगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका जो बचा हुआ टाइम रहेगा 1.5 आवर्स में आप उसको कवर करोगे आपके लर्निंग से। जैसे ही आप एक सब्जेक्ट एक पर्टिकुलर स्लॉट कवर कर लेते हो तो उस पर्टिकुलर स्लॉट को कवर करने के बाद अब आप क्या करोगे, अब आप 20 मिनट्स टू 25 मिनट्स का ब्रेक आराम से ले सकते हो दोस्तों। और इस तरीके से जाओगे तो आप लंबे टाइम तक पढ़ भी सब पाओगे और चीजों को कवर भी अच्छी तरीके से क्या कर पाओगे। अब मैं आपको बताने वाला हूं कि रिवीजन किस तरीके से करना है। अब रिवीजन करने का जो सबसे बेस्ट तरीका होता है वह यह होता है, लेकिन उससे पहले जो गलत तरीका होता है क्या होता है वो मैं बताता हूं। अब कई बार एक जो
पैटर्न होता है वो देखा जाता है कि जब कभी भी हम कोई भी सब्जेक्ट को रिवाइज करते हैं तो हम क्या करते हैं, हम सिंपली उसके नोट्स खोल लेंगे और नोट्स खोलने के बाद हम उस चीजों को पढ़ना चालू करते हैं। ये थोड़ी जो चीजें वो थोड़ी सी हम चेंज करेंगे। चेंज करना क्या है, जब कभी भी आप कोई भी चीज रिवाइज करने बैठ रहे हो तो आप एक ब्लैंक शीट ले लो या फिर एक बुक ले लो। उस बुक में जो भी पर्टिकुलर टॉपिक आप रिवाइज करने जा रहे हो तो उससे पहले आपको उस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड जो भी चीजें याद है उन चीजों को आप क्या कर लो, आप एक समरी पैटर्न में शॉर्ट में आप क्या लिखो। अब लिखने के बाद अब आपके जो भी नोट्स होंगे वो नोट्स को आप क्या कर लो, ओपन कर लो। अब जब आप नोट्स ओपन करते हो अब उनमें चीजों को चेक करो कि भैया मेरी कौन सी चीजें मिस हो गई, कौन सी चीजें मैंने गलत देखी और कौन सी चीजों को मुझे और अच्छे से लिखना चाहिए और कौन सा पॉइंट मुझे याद नहीं है। अब इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि जब अगली बार आप जब चीजें रिवाइज करोगे तो आपको याद रहेगा कि भैया ये वाली चीज मेरी पिछले बार भी छूट गई थी तो इस चीज को मुझे लिखना है। ठीक है, क्योंकि इंसान जब गलती करता है तो वो गलती उसको बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से याद रहती है। अब जो दूसरी गलती करते हैं हम वो यह होता है कि हम बहुत अलग अलग तरीके के नोट्स लेते हैं। हम कभी हमारे स्कूल की टीचर ने जो नोट्स दिया वो देख लेते हैं, हमारे ट्यूशन टीचर ने जो नोट्स दिया उससे भी पढ़ लेते हैं, हमारे जो ऑनलाइन के टीचर्स होते हैं उन्होंने जो नोट्स दिया हम उनसे भी पढ़ लेते हैं। ये सबसे गलत पैटर्न होता है दोस्तों जो आप फॉलो करते हो। जब कभी भी आप नोट्स पढ़ रहे हो तो आप सबसे पहली चीज यह करो कि आप कोई भी पर्टिकुलर एक ही नोट्स फॉलो करो। अभी पर्टिकुलर एक ही नोट्स फॉलो करने का मेन रीजन क्या है, जब कभी भी हम किसी भी एक चीज को ज्यादा टाइम तक देखते हैं या फिर बार बार देखते हैं तो उसकी एक पूरी जो इमेज होती है वो पूरी इमेज आपके दिमाग में बैठ जाती है। ठीक है, आपने कई बार अपने टीचर्स को देखा होगा कि उनको कई बार पता रहता है कि कौन सा क्वेश्चन कौन से पर्टिकुलर पेज नंबर पे टेक्स्ट बुक के, उसका आंसर कौन से पैराग्राफ के कौन से लाइन में है, ये सारी चीजों के बारे में उनको पता चलता है। रीजन क्या होता है, रीजन ये रहता है कि उन्होंने वो जो बुक है वो बुक कई साल से वो देखते आ रहे हैं और एक ही बुक को वो कई बार चीजें देखते हुए आ रहे, उन्होंने पढ़ा हुआ है। तो जिसकी वजह से उनके माइंड में उस टेक्स्ट बुक की पूरी एक इमेज क्रिएट हो गई है, जिसकी वजह से उनको हर एक चीज उस टेक्स्ट बुक के बारे में मालूम है कि कौन सा पॉइंट हमें कौन से लाइन पे कौन से पर्टिकुलर वर्ड के बाद हमें देखने मिलेगा। सेम चीज आप पे भी अप्लाई होती है दोस्तों। तो आप क्या करो, आप कोई भी एक ही नोट्स फॉलो करो, वो हो सकता है आपकी स्कूल टीचर का, आपकी ट्यूशन टीचर का या फिर आपके ऑनलाइन एजुकेटर का हो सकता है। हाँ, अब आपको लग रहा है कि इसमें से कोई पर्टिकुलर पॉइंट मिस है तो आप बस एक चीज करो कि उस पर्टिकुलर नोट्स में आप क्या करो, एक एडिशनल पॉइंट क्या बना ऐड करने की कोशिश क्या करो। अब हो सकता है कि आपको नोट्स नहीं होंगे आपके पास, ठीक है, नोट्स आपके बारे में कोई दिक्कत नहीं, ऑलरेडी साइंस के जो नोट्स है और लैंग्वेजेस के नोट्स है वो आपको 149 में ऑलरेडी हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, चीजों को वहां से कवर करने की कोशिश क्या स्टार्ट कर सकते हो। अब नेक्स्ट की अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट हमारा क्या होने वाला है, फेज 3 होने वाला है। अब फेज 3 की जब हम बात करते हैं तो फेज 3 में आपको ज्यादातर जो टाइम देना चाहिए वो आपका पेपर सॉल्विंग के लिए देना चाहिए और पीवाईक्यू के लिए देना चाहिए। अब आप बोलोगे सर ये फेज 2 में भी आपने पेपर सॉल्विंग को बहुत ज्यादा जोर दिया था, आप यहाँ पे भी जोर दे रहे हो, क्यों दे रहे हो? देखो रीजन ये होता है कि अब जब भी आपने एग्जामिनेशन दिया अभी तक आपने, तो आपने अभी तक कोई भी फुल फ्लेज पेपर नहीं अटेंड किया है। ठीक है, चाहे वो लैंग्वेजेस का हो गया चाहे वो साइंस का हो गया, तो इतना बड़ा पेपर आपने कभी अटेंड नहीं किया और कभी आप अपनी स्कूल में ही आपने एग्जाम दिया है, कभी भी दूसरे स्कूल में जाके आपने एग्जाम नहीं दिया है। और जब कभी भी आप एग्जामिनेशन बैठते हैं तो आजू बाजू आपके दोस्त हुआ करते थे, लेकिन अब जब बोर्ड एग्जाम देने जाओगे तो वहां पे आपके टोटली स्ट्रेंजर्स होंगे जिनको शायद ही आप पहचानते होंगे या फिर शायद ही आपने उनसे कभी मिले होंगे। तो वहां पे जो अलग प्रेशर होता है, वहां पे जो चीजें होती है, जो फीलिंग होती है वो अलग तरीके की होती है। ठीक है, तो जब पेपर लिखने जाओगे तो कई बार ऐसा होता है कि पेपर छूट जाता है, आता हुआ भी चीज नहीं आता है, हाथ दर्द करने लगता है, ठीक है, और बहुत ज्यादा स्ट्रेस भी होने लगता है। तो ये सारी चीजों को ओवरकम करने के लिए पेपर सॉल्विंग बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे आपको यह पता चलेगा कि भैया मेरी गलतियां क्या हो रही है, पेपर प्रेजेंटेशन में मात कहां पे खा रहा हूं, ठीक है, मुझे कौन सी चीजें सुधारनी चाहिए, साथ ही साथ मेरा पेपर कितने पर्टिकुलर टाइम में कंप्लीट हो रहा है और कितने पर्टिकुलर क्वेश्चन को मैं कितना टाइम दे रहा हूं, इन सभी चीजों को पता चलेगा और इन चीजों को आप एनालाइज करो, एनालाइज करके फिर उस पर काम करना चालू करो, जिससे जब आप बोर्ड एग्जामिनेशन देने जाओगे तो आपका कोई भी चीज छूटेगा नहीं और हर एक चीज को आप बहुत ही अच्छी तरीके से परफेक्ट तरीके से आप कवर क्या करोगे दोस्तों। और अब आपको, हालांकि आप पहली बार बोर्ड एग्जामिनेशन दे रहे हो तो शायद आपको चीजें उतनी समझ में नहीं आए, तो आप क्या कर सकते, आपके स्कूल की जो टीचर होंगी या फिर आपके जो ट्यूशन टीचर होंगी, जो कोचिंग के टीचर होंगी, आप उनको भी क्या कर सकते हो, उनको भी पेपर दिखा सकते हो और उनसे पूछो कि भैया चीज में गलती है क्या, इसमें मिस्टेक है, या फिर आपके घर में अगर कोई बड़ा भाई या फिर बड़ी बहन होंगी, ठीक है, तो आप उनको भी दिखा सकते हो और उनसे भी क्या चीजें पूछ सकते हो कि भैया इसमें गलती क्या हो गई, इसमें मुझे क्या सुधारना चाहिए। इन सारी चीजों के बारे में आपको पता चल जाएगा। और साथ ही साथ पीवाईक्यू को भी सॉल्व करना। पीवाईक्यू क्यों सॉल्व करने के लिए मैं बोल रहा हूँ, पीवाईक्यू जब आप सॉल्व करेगा तो आपको वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस देखने मिलेंगे और साथ ही साथ कई बार ऐसा दिखाया जाता है बोर्ड एग्जाम, देखा क्या होता ही है कि जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड एग्जामिनेशन में रिपीट होते हैं। तो जब पीवाईक्यू करोगे तो यहाँ पे आपके अंदर एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा जब आप पेपर अटेंड करने जाओगे। अब रिवीजन को मैं यहाँ पे क्यों बोल रहा हूँ, क्यों, देखो जब पेपर सॉल्विंग करोगे, पीवाईक्यूज करोगे और
बाकायदा आपको कोई टॉपिक या फिर कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो बट ऑब्वियसली बात आप उसको चीजें लर्न करने के लिए वापस जाओगे, रिवाइज करने के लिए वापस जाओगे, तो वहां पे ऑटोमेटिकली आपका जो रिवीजन होगा वो कवर हो जाने वाला है दोस्तों। तो यहाँ पे मेरा ये फेज 3 था। अब मॉर्निंग रिवीजन के बारे में बता दिया। मॉक टेस्ट अगर मैं बात करूं तो मॉक टेस्ट देना आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। मॉक टेस्ट को दो, मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो भाई एग्जामिनेशन में बहुत दिक्कत आएगी। लैंग्वेजेस का पेपर कई बार देखा जाता है बच्चों को आता हुआ रहता है, लेकिन जो पेपर है वो छूट जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने पेपर प्रैक्टिस नहीं किया रहता है। कई बार तो ये भी चीज होती है, उनको आइडिया ही नहीं रहता है कि मेरे इस पर्टिकुलर कंसेप्ट से मुझे किस तरह के क्वेश्चन मेरे एग्जाम में पूछे जाने वाले हैं, राइटिंग से मुझे क्या क्या आने वाला है। जो पेपर सॉल्व करोगे तो पेपर सॉल्व करने के बाद आपको ये सारी चीजों के बारे में आइडिया आ जाएगा। और जो भी जैसे पेपर जब सॉल्व करे तो एक आइडिया ये रखो कि जब कभी भी पेपर सॉल्व करें, जैसे उस पेपर का जो स्टैंडर्ड टाइम अलॉट किया जाता है वो 3 आवर का होता है, लेकिन आप क्या कोशिश करो, आप कोशिश ये करो कि आप जब पेपर घर पे सॉल्व कर रहे हो तो आपका 2.5 आवर में पूरा पेपर हो जाना चाहिए। उसी में आपका चेकिंग भी हो जाना चाहिए, सारी चीजें चेक करके भी आपका हो जाना चाहिए। ठीक है, इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि जब एग्जाम देने जाओगे तो आपका जो पेपर है वो टाइम से थोड़ा पहले हो जाएगा, जहां पे आपको चेक करने के लिए भी अच्छा खासा टाइम मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीजें बता दी। आई होप सो आपको यहाँ पे पूरी चीजें क्लियर हो गई होंगी। स्टिल इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ डाउट प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और एक चीज बहुत ध्यान से सुन लो, एक और क्या मैं बता रहा हूं, मैं बता रहा हूं देखो, स्ट्रैटेजी हर कोई सुनता है, स्ट्रैटेजी हर कोई बताता है, ठीक है, स्ट्रैटेजी हर कोई बनाता है, लेकिन एक चीज मैं आपको बताता हूं, देखो फर्क कहां पे आता है। फर्क यह आता है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजी एक कान से सुनते हैं और दूसरे कान से क्या निकाल देते हैं, लेकिन कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो स्ट्रैटेजी को सुनते हैं और उसको अपने रियल लाइफ में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करते हैं, उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। समझ में आ गया? तो आप भी अगर आपने इस स्ट्रैटेजी को सुना है और आप कुछ नहीं कर रहे हो तो इसका कुछ भी मतलब नहीं निकलता। इस वीडियो को देख के आपको कोई आउट ऑफ मार्क्स नहीं आने वाला है या फिर आपको कोई अच्छा परसेंटेज नहीं आने वाला है। इन चीजों को, जो जो चीजें मैंने आपको बताई है उन सभी को इंप्लीमेंट करना पड़ेगा। और एक चीज मैं बताना यहाँ पे भूल गया कि अगर आपका सिलेबस अगर बहुत ज्यादा इनकम्प्लीट है तो आप डेली का टारगेट बनाओ कि आप एक पर्टिकुलर चैप्टर से एक चैप्टर क्या करोगे, कवर करोगे, और ऐसे करके आप 45 डेज में आराम से चीजें कवर कर लोगे। समझ में आ गया? आप हर एक दिन कोशिश करो कि मुझे एक पर्टिकुलर चैप्टर से मुझे एक चैप्टर तो ये पूरा अच्छी तरीके से क्या कंप्लीट ही क्या करना और चीजों को मैं सॉल्व करूंगा। हाँ, अलजेब्रा ज्योमेट्री के लिए आप एक चैप्टर को कंप्लीट करने के लिए 2 दिन का भी टाइम लग सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे चीजें समझ में आ गई। और फिर भी अगर कुछ डाउट है तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करके बता। हाँ, दूसरी बार कह रहा हूँ लेकिन कर देना। ठीक है, तो चलो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए घर पर रहो सुरक्षित, अपना ध्यान रखना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।